वो दावर की मेहंदी की दोपहर थी जब मम्मी का फ़ोन आया। वो उस वक्त ऑफिस से निकल रहा था। यहाँ से उसे अपनी वो कार लेने जाना था जो उसे इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पे चलता पुष्टा देखकर वो सारा चौंका। शायद मम्मी ने जहन बदल लिया था, वरना वो इस वक्त अचानक कॉल नहीं करती थी माँ सवाए हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी, हैरियत। अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते हुए उनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो। वही ठाक के 3 बात। वो जी भर कर बेजार हुआ। मम्मी, कल रात हमने किस बात पे इत्फाक किया था? अब भूल गई? जिहान मेरी बात सुनो। मुझे अच्छा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और न कर दे। तो कर दे। वो ये ना कह सका क्योंकि वो यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज़ से पता नहीं कहाँ से अफकी इधर आई थी। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं? किसी और से उसकी शादी? हमारा निकाह हुआ था, मंगनी नहीं, जो वो अपनी मर्जी से तोड़ दे। वो खुला भी ले सकते हैं, और तुम जानते हो एक दो पेशियों में वैसा हो जाया करता है बचपन की निकाह का। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। और वो खुद किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं है। जिहान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मुनकसिम सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था वो फौरन नादिम हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था, अगर हम इस रिश्ते पे खामोश हैं तो बात वो भी नहीं करते। वो बेटी वाले होकर कैसे मुझसे बात करें? कैसे कहें कि हमारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाओ? ऐसे अपनी बेटी को कोई हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामाओं का गरूर और अना। उधर मम्मी कह रही थी वो हमारी तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसीलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पे गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा ये? ये तो तय था कि वो बिला तहकीक किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता था। साइमा भाभी ने अभी फ़ोन करके बताया है उनके बाकुल सलमान भाई को हमारा इंतज़ार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि उनकी किसी दोस्त से अपनी बेटी के लिए हया का रिश्ता भिजवाया है, और आज वो फुरकान भाई को उस तरीके से मिलवाएंगे। शायद उनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर भी आया है। फुरकान भाई नहीं मिले अभी उससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? वो खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ। मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती जिहान, वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा जाने का? भाभी बता रही थी हया हमारा पूछ रही थी, उससे इंतज़ार होगा। क्यों? वो बेख्तियार कह उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी की मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान न हो, मैं रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। यानी तुम जा रहे हो? वो जैसे खिल उठी। अब ये भी नहीं कहा मैंने। बस आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं सब फिक्स कर लूंगा। वो मम्मी खामोश हो गई। उनको शायद उसकी इस काबिलियत पे भरोसा था जो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज़ को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीज़ों में फ़र्क होता है, शायद मम्मी ने ये भी नहीं सोचा था। आज उसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा। साहब, आज सुर्ख गुलाब बहुत सारे हैं, मगर मुझे सफ़ेद ही चाहिए। उसने बटुआ निकालते हुए टोटोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफ़ेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफ़ेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों की नज़दीक दुश्मनी की अलामत थे, मगर बहुत से उसे अमन और सुलह की निशानी ही गर्दानते थे। वो आज उनके घर के अंदर नहीं गया, बल्कि उनके घर के मुकाबले एक ज़ेर तामीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें, आधी बनी दीवारें। वो घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे, और अब वो वहाँ ऊपरी मंजिली कमरे में बैठकर वह आसानी सामने सुलेमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लाट में शानदार से कनाते लगाकर किया गया था। उसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सुलेमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। ख़वातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन और रवायात और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर किया करती थीं, वो उससे अपने ननिहाल की औरतों में कहीं नज़र नहीं आती थी। दावर की बहन तो शायद बाकायदा स्कार्फ लिया करती थी, मगर वो भी उसे सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों शादियों पे लोग सब भुला देते हैं। उसे अफसोस हो रहा था। बहुत देर बाद जिहान ने बिलाहिर उसे देख ही लिया। वो अपनी मम्मी के हक में चलती बरामदे से उतरती ड्राइववे तक आ रही थी।
जहाँ सुलेमान मामू एक फैमिली कैमरा खड़े खुशखबरी में मसरूफ़ थे। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरा लहंगा और टीका उसे मज़ीद हसीन बना रहा था, मगर वो उससे फिर भी महर जमीला नहीं लगती थी। सुलेमान मामू अब उसका तारुफ़ उन लोगों से करवा रहे थे, जो उनके साथ खड़े थे। साहब, खातून और गालबन उनका बेटा। उसने अपने सेल फ़ोन में दूरबीन का लेंस निकाला और उनको फ़ोकस किया। अब वो उनके चेहरे साफ देख सकता था। वो तीनों मेहमान बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहे थे, बिलख़सूस उनका बेटा। उसकी नसें तो बहुत थी। उसे पता नहीं क्यों फिर से गुस्सा आने लगा और तभी उसे हया के चेहरे की जोत को मान पड़ते देखा। वो होश नहीं लग रही थी। ज़रा सी देर में वो उनके पास से हटाई, गेट से बाहर आकर उससे उंगली की नोक से आंखों का किनारा साफ किया। उसे मोबाइल के बटन को चंद एक दफ़ा दबाया। वो उसकी तस्वीर लेना चाहता था। वो उसकी कोई तस्वीर अपने पास रखना चाहता था। उन लोगों से मिलकर खुश नहीं थी। शायद यही वो रिश्ते वाले थे जिनसे आज सुलेमान मामू ने फुरकान मामू को मिलवाना था। वो उस पे खुश इससे नहीं थी कि ये रिश्ता उसके लिए अनचाहा था। दिल के किसी कोने में उसे यककोना इत्मीनान सा नसीब हो, जैसे तसल्ली सी हो, जैसे धार सी बन गई हो। वो अब पहले जितना नाखुश नहीं था। वो बहुत देर उधर ही बैठा रहा। उससे फंक्शन देखने की आरज़ू ना थी। बस वो उसकी वापसी के इंतज़ार में वहीं मौजूद था। वो उसे एक दफ़ा फिर देखना चाहता था। काफ़ी देर गुज़री तब वो उसे वापस आती दिखाई दी। वो घर के अंदर जा रही थी। क्या उसे उससे मिलना चाहिए या उसके तुर्की आने का इंतज़ार करे? वो यही सोच रहा था जब उसका फ़ोन बजा। उसने सेल फ़ोन की स्क्रीन को देखा, फिर बेख्तियार चौंका। ये उसकी तुर्की वाली वो सिम थी जो पोस्टपेड थी और कभी उसके और कभी मम्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी। ये नंबर मामू के पास था और उसमें मामू का नंबर महफूज भी था और अब उस नंबर से कॉल आ रही थी। मामू के घर से कॉल। वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया, मगर उसने फ़ोन उठा लिया क्योंकि ये तुर्क नंबर था। इससे वो एक ही लम्हे में खुद को तुर्की ले गया। एक पेशावर एजेंट होने के नाते उसको ये ज़ाहिर नहीं करना था कि वो तुर्की से बाहर है और उसका नंबर रोमिंग पे है। वो हया थी, नाकाबिले यकीन, और वो मम्मी का पूछ रही थी। वो उनकी मुंतज़िर थी। मम्मी ठीक कहती थीं। इस सब के बावजूद जब वो बात करने लगा तो उसका लहजा खुश्की था। वो इतनी जल्दी किसी के साथ नरमी से या खुलकर बात नहीं करता था और उसको तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। फिर भी जब बात के इख्तिताम पे उससे हया की आवाज़ को भीगते हुए सुना तो उसका दिल दुखा था। फ़ोन बंद करते ही उससे वो हद का लिफाफा निकाला जो फूलों के साथ रखने के लिए लाया था। अभी अंदर मौजूद मोटे सफ़ेद कागज़ पे उससे लिखा नहीं था और अब उसे मालूम था उसको क्या लिखना है। उस लड़की के नाम, जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है, तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। ये आखिरी बात महज उसका गुमान था, मगर क्या पता वो सही भी हो। उससे भी कैद सरबली और मफलर गर्दन के गिर्द यूं लपेटा कि अगर वो खुद को कोरियर सर्विसमैन कहकर घर के किसी मुलाजिम के हवाले वो भूल करे तो कल को दिन की रोशनी में वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। फूल और हर एक मुलाजिम के हवाले करके वो वापस चला आया। वो सिर्फ हया को चौंकाना चाहता था और उससे उम्मीद थी कि उसका मकसद पूरा हो जाएगा। दावर की बारात के रोज़ उसका कतई इरादा ना था कि वो आज भी हया के लिए उधर जाएगा। आज वैसे भी उससे अपने काम बहुत थे। सेकंड सेक्रेटरी तक रसाई वो अभी तक हासिल नहीं कर सका था, मगर वो जानता था कि ये काम वक्त तलब होते हैं। सब्र, इंतज़ार और खामोशी, ये तीन चीज़ें उसने अपनी जासूसी मुहम्मद के दौरान सीखी थीं। आज भी उसका काम नहीं हो सका था और वो वापस घर जा रहा था, मगर सिर्फ आखिरी मिनट में उससे यूं ही सरसरी सा सुलेमान मामू के घर का जायज़ा लेने का सोचा। मालूम नहीं वो बार बार वहाँ क्यों जाता था। जब वो उनकी गली के थाने पे पहुंचा तो उससे जन से अपने सामने गुजरती गाड़ी में हया को देखा। वो बेख्तियार चौंका। इस गाड़ी में उससे वही कल वाली फैमिली नजर आई थी और वही बेबाक निगाहों वाला फजूल इंसान गाड़ी चला रहा था। आखिर वो उसके साथ क्यों जा रही थी? वो फारिग था। अगर ना होता तब भी उनके पीछे ज़रूर जाता। जो भी था वो उसकी बीवी थी और वो इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ थी जो उसे पहली नज़र में ही अच्छे नहीं लगे थे। कल उसे उनसे मिलकर नाखुश लगी थी, मगर आज वो उन्हीं के साथ थी। वो कल गलत था या आज? वो यही देखना चाहता था
और जब उससे मैरिज हॉल के एक तरफ हया को गाड़ी से उतरकर दोबारा फ्रंट सीट पे बैठते देखा तो उसे धचका सा लगा। वो कैसे यूँ किसी के साथ बैठ सकती थी? क्या वो हर एक के साथ बैठ जाने वाली लड़की थी? उसे शदीद गुस्सा आया था। एक तो उसका लिबास, फिर वो इतना मेकअप करती थी, इतनी नक-सक से तैयार होती थी, ऊपर से रात का वक़्त। उसका दिल चाहा था वो भी उसको हाथ से पकड़कर उस आदमी की कार से निकाल ले, और अगर उससे वो अजीब-सा हुलिया न अपनाया होता, तो शायद वो ये कर भी देता। जब वो गाड़ी से निकला था, तो फ्राइंग पैन भी साथ ही उठा लाया, जो अपने उस गेटअप के साथ वो रखा करता था। कामलियत उसके हर कवर में नुमायाँ होती थी, और जब उससे उस नौजवान के सर के पिछले हिस्से में फ्राइंग पैन मारा, तो भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो और कुछ नहीं कर सकता था, कोई हक नहीं जता सकता था, मगर वो उस लड़की को गर्दन से पकड़कर मैरिज हॉल के दरवाजे तक छोड़ सकता था, और ये उसने किया। अपने लिबास का वो घटिया से रंग का दुपट्टा भी उस पे उछाल दिया। मगर जब जाने लगा तो एक दफ़ा बहुत सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए अगर वो बोला तो सिर्फ एक लफ्ज़ जो उसकी ज़ुबान पे आया था। बेहया। हाँ, वो इसी काबिल थी। पिछले 2 रोज़ में अगर उसके दिल में कोई नरम गोशा जागा था, तो अब वो ख़त्म हो चुका था। जैसे कोई दिल से उतर जाता है, जैसे किसी के बारे में इंसान शक व शुबे में पड़ जाता है, वो उस वक़्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। अब वो उससे नहीं मिलना चाहता था, और अगर वो उसे इस संभूल आने से रोक सका तो ज़रूर रोकेगा। लेकिन वो उनके घर नहीं जाएगा। उसका फ़ैसला आसान हो गया था। हर मशरक़ी मर्द की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी हर किसी की गाड़ी में बैठ जाने वाली लड़की ना हो। आज जो उसने देखा, उससे ना सिर्फ वो बदसन हुआ था, बल्कि वो उस लड़की के बारे में शदीद किस्म के शक व शुबे में पड़ गया था। ये भी मुमकिन था कि वो उस लड़के को पसंद करती हो। यह अलग बात है कि उसकी जुर्रत ने उससे भुगला दिया हो और फितरी रद्द-ए-अमल के तहत भागी हो। मगर कम से कम एक बात वाक़या थी कि पसंद नापसंद एक तरफ, मगर वो किसी को अपने करीब आने नहीं देती थी। लेकिन ये भी हो सकता है उस लड़के के वालिद के रिश्ता भिजवाने में हया की रज़ा शामिल हो, और इसीलिए वो जिहान या मम्मी की आमद का पूछ रही थी, ताकि जल्द अज़ जल्द ये रिश्ता मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए और अपनी मर्ज़ी से किसी और से शादी कर सके। लानत है मुझ पर, जो मैंने सुलेमान मामू की बेटी और फुरकान मामू की भतीजी से अच्छी उम्मीद रखी। दिल में आए बुक्स को ख़त्म करने के लिए उसे बहुत सा वक्त चाहिए था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि चंद घंटों बाद ठंडा होकर सोचने पे दिल साफ कर ले। बरसों उसने इस दुनिया में काम किया था, जहाँ हर शख्स के 2 से ज़्यादा चेहरे होते थे। दूसरे इंसानों पर से एक बार तो वो बहुत पहले खो चुका था, अब अपनी बीवी पर से भी खो दिया था। अच्छा ही हुआ कि वो मामू से मिलने नहीं गया। उम्मीद दिलाए बगैर रिश्ता ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर था। बस चंद दिन वो उस लड़की पे मज़ीद नज़र रखेगा। आखिर उसे मम्मी को इस रिश्ते को तोड़ने के लिए ठोस वजूहात भी तो देनी थी। एक दफ़ा फिर वो अपनी सोच में हया से वापस उस लड़की तक आ गया था। वो नौजवान जिसके साथ उसने उस लड़की को बैठते देखा था और बाद अज़ उसे फ्राइंग पैन भी दे मारा था, वो उसके ज़हन से नहीं निकल पा रहा था। अगले कुछ दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा और उसे अपने मामूओं के घर के करीब से भी गुजरने का वक्त ना मिला। लेकिन शक का जो खटका उसके दिल में पड़ गया था, उसकी तस्दीक के लिए उससे हया की ईमेल एड्रेस पे क्लोन लगा दिया था। उसका ईमेल एड्रेस मम्मी ने रोहेल से लेकर दिया था उसे। उस क्लोन हैकर के बायस अब उस ईमेल एड्रेस में जैसे ही कोई मेल आती या बाहर जाती, तो अगले ही सेकंड वो उसे अपने फ़ोन पे मौसूल हो जाती। वो उस लड़की का नाम नहीं जानता था और इतना वक्त भी ना था कि उसके बारे में मालूमात हासिल करता फिरे। उसे बस यही मालूम करना था कि उसकी मनकोहा किसी और के साथ वाबस्ता तो नहीं। अगर है तो बहुत अच्छा, कोई ठोस चीज़ उसके हाथ लग जाए, फिर मम्मी को राज़ी कर लेगा। अभी तक उससे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी, मगर उसका तसव्वुर बहरहाल ख़त्म नहीं हुआ था। डावर की शादी को 8-9 दिन गुजर चुके थे। उससे पहले जब वो अपने अपार्टमेंट का लॉक खोल रहा था, उसका मोबाइल बजा। दरवाज़ा एहतियात से थोड़ा-सा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए उससे आने वाला पैगाम खोला। वो हया की ईमेल की कॉपी थी, जो उससे अभी-अभी भेजी थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए जिहान ने मोबाइल की स्क्रीन पे चमकता पैगाम पढ़ा। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उससे अजनबी से उस एड्रेस को देखा जिसको ईमेल भेजी गई थी। उसको क्या ज़रूरत पड़ गई साइबर क्राइम सेल को मेल करने की? मेल में एक वेबसाइट पे किसी वीडियो का पता लिखा था
और साथ में एक मुख्तसर सी शिकायत थी, जिसके मुताबिक उसके कज़न की मेहंदी की तकरीब जो कि चंद रोज़ कब मुनक्किद हुई थी, कि कोई फैमिली वीडियो इंटरनेट पे डाल दी गई थी। वो उसके खिलाफ प्राइवेसी एक्ट के तहत शिकायत कर रही थी कि उसे फौरी तौर पे हटाया जाए। जिहान ने वीडियो की पते को छुआ, मगर बहुत भारी होने या नेट की रफ्तार कम होने के बायस खुल ना सकी। है, वीडियो बाद में देख लेगा, अभी उसे उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो तय था कि जिस साइबर क्राइम सेल से उसे रुजू किया था, वो एक गैर फौजी एजेंसी का सेल था, और वो मेल का जवाब 3-4 दिन बाद ही दिया करते थे। और उनका तरीका कार सारा पेचीदा था। वो पहले शिकायती फॉर्म भेजते, जो एफआईआर के मुताबिक होता, और फिर एक दफ़ा बयान लेने के लिए एजेंसी के थाने ज़रूर बुलाया करते थे। अभी खानदानी लड़कियां किधर थाने कचहरी के चक्कर काटती फिरेंगी, इसलिए उसे कुछ करना चाहिए। उससे लाख गिले शिकवों के बावजूद वो उसकी मदद करना चाहता था। मम्मी से उससे हया का मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस के साथ लिया था। मम्मी से हया का कोई हाथ रहा ना था। बस एक दफ़ा फातिमा मामी ने हया के मोबाइल से कॉल किया था, तो नंबर आ गया। उससे चंद लम्हे सोचा और फिर अपने लैंडलाइन से उसका नंबर डायल किया। ये सरकारी फ़ोन था। उसका नंबर किसी की सीएलआई पे नहीं आता था, सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज़ बदलना कभी भी उसके लिए मसला नहीं रहा था। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज़ बदलने में गलती का या पकड़े जाने का एहतमाल काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उससे वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन भी ऑन कर दी। ये खुदकार निज़ाम उसके लबों से निकले हर लफ्ज़ को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हया की समात तक एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ में पहुंचाता था। जब वो उससे मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज़ धीमी थी, खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीर बन लिए। सोफे पे नींद दराज हुए बहुत इत्मीनान से ऐसी बातें कर रहा था जो उस लड़की को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। वीडियो हटाने का वादा लेकर उससे वही बात कही जो साइबर क्राइम वाले भी लाजमिन कहते, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा रिपोर्ट करें। इस बात पे वो बाकायदा सटपटा गई और फिर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जिहान ने कदर अजनबी से रिसीवर को देखा। वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? शायद मामला संगीन था। उसे वो वीडियो देख लेनी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने लैपटॉप पे उस वीडियो को खोल रहा था। जैसे ही सफ़ा लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी, उसके चेहरे की दांत सख्त होते गए, पेशानी की रगें दन गई और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था उसके मामों का इज्जतदार खानदान, फुरकान मामू और सुलेमान मामू की इज्जत और इस्मत वाली बेटियां। वो मुकम्मल तौर पे सराहना फंक्शन नहीं था। उससे पीछे पस मंज़र में वेटर्स और डीजे भी नजर आ रहे थे। वो भी तो मर्द थे, उनसे कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये? क्या हो गया था पाकिस्तान को? दुख, तहश, इस्ताद, जब एकदम वो बहुत अपसेट हो गया था। बेहद गुस्से से उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे वो 1 माह 10 दिन उसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे, और खो के वो इस सलीके को दबा गया था मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। और दबाने और ख़त्म करने में खलीज भर फ़र्क होता है। उसे इतना गुस्सा तो उस लड़की को उस गाड़ी में बैठते देख कर भी नहीं आया था, जितना इस वाहियात वीडियो को देख कर आ रहा था। ये लड़की उस जैसे शख्स के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती थी। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो बहुत बाकिरदार और अच्छा था। बस वो दोनों दो मुख्तलिफ तरीक़ों से परवान चढ़ने वाले दो मुख्तलिफ इंसान थे, दरिया के दो किनारे। और अब तो वो मम्मी की खुशी के लिए भी उसके साथ बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। उससे पछतावा हो कि उससे मेजर अहमद यानी अपना नाम फ़ोन पे क्यों बताया। बहरहाल इस गलती को वो कवर कर लेगा। उसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। ये बात की बात थी। अभी मसला उसकी स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर वो क्यों अगले 5 माह इस्तांबुल में उसके लिए हलकान हो। अम्मी का ख्याल था कि वो आएगी तो उन्हीं के पास रहेगी। इस सूरत में तो और भी मसला होगा कि वो इस्तांबुल में 2 शनाख्तों के साथ रह रहा था। कभी जहांगीर में रहना पड़ता तो कभी प्यूक अदा में। अगर वो 2 दिन भी उसके घर रही तो जान जाएगी कि उसकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं। ऐसे में उसके लिए खुद को छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा, और अब जबकि उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना, तो फिर राज़ों में भी शरीक नहीं करना। वो यही बात बार बार सोचे जा रहा था। उनके यहाँ काम करने के 2 तरीके बताए जाते थे, बिलवास्ता और बलावास्ता।
बिलावास्ता तरीका वो अमूमन पहले इस्तेमाल करता था। अगर वो नाकाम हो जाए तब बिलवास्ता रास्ता चुना जाता। फिलहाल वो यही चाहता था कि किसी तरह वो लड़की तुर्की ना आए। उसकी वजह उससे अपने आप को यही बताई कि वो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ होने से बचाव के लिए कर रहा है। वो आएगी और फिर वो उससे मिलेगी, उससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी, या शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हर्ट होंगी। उफ, इन सारे मस्सों से बचने का एक ही तरीका था, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे। हमाद उसके ऑफिशियल काम में आजकल उसकी मदद करवा रहा था। वो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पे था, इसी बहासानी उसके साथ काम कर सकता था। उससे हमाद से मदद लेने का सोचा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने पे तैयार हूँ, वरना मेरा ज़ाती ख्याल है कि तुम्हारी बीवी तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करने नहीं। उसको कभी भी तुम्हारी सरगर्मी पर शक नहीं होगा। तुम हर चीज़ ठीक से संभालना जानते हो। असल बात यह है कि तुम उसको वहाँ अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत ना करने लग जाओ, और इस सूरत में तुम्हें अपने मामूओं के सामने हारना पड़ेगा। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राज़ी है, मगर दिमाग जो आज भी अपने मामूओं से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है। हाइफ है कि कहीं दिल के जज्बात अना पे हावी ना हो जाए। फिर भी मैं जो कर सका करूँगा। हमाद ने बहुत इत्मीनान से कहा था। जिहान हल्की से सर झटक कर रह गया, जैसे उसे सच सुनकर बुरा लगा हो। बहरहाल वजह जो भी हो, वो पाकिस्तान से रवानगी से कब इस सर दर्द से छुटकारा चाहता था। दूसरी तरफ उससे वो वीडियो इंटरनेट पे डालने वाले को भी ट्रेस कर लिया था। वो वही मूवी मेकर था जो मेहंदी की तकरीब की वीडियो बनाने वहाँ गया था, और ये काम उससे अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए एक वेटर से लिया था। उससे अपनी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल वालों के हवाले उस आदमी को करवा दिया था, और उसने जिस चीज़ को वो वीडियो दी थी वो भी निकलवा ली थी। फिर भी अगर नेट पर से किसी ने उसे अपने कंप्यूटर में महफूज कर लिया हो तो उसका कोई रिकॉर्ड ना था। कहीं ना कहीं तो वो वीडियो ज़रूर होगी। सारी दुनिया से वो नहीं निकलवा सकता था। बहरहाल उसने उस मूवी मेकर के अकाउंट को अपने दस्तरस में ले लिया था। वीडियो उससे हटाई नहीं कि हटाने की सूरत में वो लड़की कभी उससे मिलने ना आती, मगर उसका सवा ब्लॉक ज़रूर कर दिया, यूं कि उसके मामों के घर के सेक्टर के अलावा वो मुल्क में कहीं भी नहीं देखी जा सकती थी। उसे पूरा यकीन था कि अपनी वीडियो हटवाने के लिए वो उसके पास ज़रूर आएगी। अगले रोज़ उसको हमाद के पास 4-5 घंटे सड़क पे मैडम सेकंड सेक्रेटरी की कार के इंतज़ार में गुजारने थे। वो एक ऐसी मरकज़ी शाहराह थी जहाँ हर पल रश होता था। उसको मोहम से उम्मीद थी कि शायद वो भी यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर ही निकली होती थी। वो घर में बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। इस सड़क पे तो नहीं, मगर करीब में इस सेली सड़क पे वो एक ट्रैफिक जैम में ज़रूर फंसी हुई थी। जिहान और हमाद का काम आज भी नहीं हो सका था। सो उससे सोचा वो ये दूसरा काम निपटा ही दे। पाकिस्तान में उससे उर्दू को अगर किसी शहर से बहुत डरते देखा था तो वो ख्वाजा सरा की बद्दुआ थी। बिलखसूस सफ़र से पहले अगर ख्वाजा सरा बद्दुआ दे दे तो उस बदशुगनी के बाद लोग सफ़र तर्क कर दिया करते थे। वो इस वक्त बद्दुआ के उस असल को भूल जाया करते थे कि बद्दुआ चाहे नेक आदमी दे या फासिक, चाहे मासूर दे या सेहतमंद, वो तब तक आपको नहीं लग सकती जब तक आप उसके अहल ना हो। और अगर आप उसके अहल ना हो तो वो देने वाले पे पलट आती है। मगर उसे उम्मीद थी कि उसकी बीवी भी उन्हीं ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों में से होगी जो ख्वाजा सरा की बद्दुआ से डरते थे। वो सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था। उसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी, मगर जब उन दोनों ने उसे मुतवज्जा किया तो वो एकदम इतने गुस्से में आ गई कि उनकी कोई बात ही सुनी नहीं। अम्मा तो जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया, मगर वो कुछ सुनने पे तैयार ना थी। उससे जैसे भुला दिया कि डॉली ने उस पर कभी कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पे तैयार ही नहीं थी, बल्कि मुसलसल उनको हटने और जाने का कह रही थी। यहाँ तक होता तो ठीक था, मगर वही उस लड़की की एकदम से रिएक्ट कर देने की आदत। उससे हमाद की उंगलियां शीशे में दे दी। वो ज़रा सा जख्म इतना तकलीफ देना होता अगर हमाद का वो हाथ फ्रैक्चर के बाद अब तंदुरुस्ती की तरफ ना बढ़ा होता। ऐसे में उसकी वजह से वो हाथ जख्मी हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ उसका दूसरा काम भी नहीं हो सका था। इन दोनों बातों पे वो शदीद गुस्से का शिकार हो रहा था। वो उसे रोक नहीं सका। उसे अपनी ये बेबसी गुस्सा दिला रही थी। उस रात वो बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा था। वो मंजर जब वो उस लड़के की कार में बैठ रही थी, और वो वीडियो वो कभी भी फरामोश नहीं कर पा रहा था। उसे इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था, फिर भी
एक दफ़ा वो उससे मिलना चाहता था। अगर वो उसे किसी तरह स्कॉलरशिप लेने से पास रख सकता था, तो यकीनन वो उसे तुर्की में नहीं देखेगा। इससे ये मुलाकात अहम और ज़रूरी थी। वहीं बिस्तर पे लेटे-लेटे उससे अपनी लैंडलाइन से उसका नंबर मिलाया। काफ़ी घंटियों के बाद उससे फ़ोन उठा लिया और छूटते ही मिलने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। ऐसे लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई हो, और उसके अंदाज़ से ये भी ज़ाहिर था कि वो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं उससे उन सफ़ेद फूलों के बारे में अपने घर वालों को क्या बताया होगा। शायद उससे कोई बहाना कर दिया हो, शायद फूल छुपा दिए हों। कोई बात नहीं कि वो कल अपने अब्बा को साथ ले आए। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो घर वालों को दरमियान में लाएगी। जो भी था, वो लड़की काफ़ी बाहिम्मत और अपने मसाइल खुद हल करने वाली लड़की लगती थी। उससे मिलने के लिए एक जाली सेफ हाउस का इंतज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतज़ाम उससे खुद ज़ाती तौर पे किया था। अलबत्ता ये तय था कि वो उससे स्क्रीन के पीछे से बात करेगा। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तशवीश या पूछ-गिछ के लिए बुलाकर बात की जाती थी, उससे अपना दुरुस्त नाम मेजर अहमद बताकर बिलबत्ता गलती की थी। हो सकता है फुरकान मामू की वो बात कि सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है, उसे सुन रखी हो और उसके बारे में शुबहात का शिकार हो सकता है उसके दादा का नाम भी मालूम हो। और अब अगर एक मेजर अहमद उसके सामने खुद को छुपाता है, तो वो 2 जमा 2 करके ये जान सकती थी कि वो कौन है। वो इतनी ज़हीन थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो खुद एक कामलियत पसंद था। उसकी कवर स्टोरी में कोई खामी, कोई झोल नहीं होना चाहिए। ये उसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। उसके पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी कि वो क्यों उससे स्क्रीन के पीछे बात कर रहा है, और वजह बहुत सादा-सी थी। वो उसे ये तासुर देगा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन जो कि फ्रोस्टेड ग्लास की थी, तो उसके पीछे अगर वो अहमद का आधा झुलसा चेहरा देखती, तो झुलसा हुआ हिस्सा नुमाया ना होता। धुंधले शीशे के पास उसे काफ़ी गहरे रंग का बंड बनाना था। वो यही क्यास करेगी, वो अपनी एहसास से कमतरी का शिकार है और इसीलिए एक खूबसूरत लड़की के सामने आने से खाइफ है। एक कामिल और ठोस वजह। इसके अलावा एक और वजह भी थी। अगर वो उसकी बात नहीं समझती और स्कॉलरशिप से पीछे नहीं हटती, तो वो एक आखिरी कोशिश के तौर पे हमाद को उससे बात करने को कहेगा। और हमाद के नज़दीक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को मेजर अहमद ज़ाहिर करके उससे मिल ले। वो किसी भी तरह उसे समझा दे कि उसके शोहर के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो वहाँ जाए, और ये कि उसका शोहर कहीं उसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। अभी इस गुफ्तगू का पूरा मुद्देन तय होना बाकी था, मगर ये तय था कि वो ये कोशिश ज़रूर करेगा। उसका कोई रिश्तेदार उनके करीब इस्तांबुल में रहे, ये उसके लिए कोई खुशआइंद बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेज़ के आने से हाइफ इसलिए हो कि तुम कहीं उनकी मोहब्बत में मुतमला ना हो जाओ, कहीं तुम उनसे मुतासिर ना होने लगो और कहीं तुम्हारे पास उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की वजह ख़त्म ना हो जाए। हमाद उसका मुकम्मल साथ दे रहा था, मगर साथ में मुस्कुरा कर ऐसा तबसरा भी कर दिया करता था और सर झटक कर नज़रअंदाज कर देता। जब वो मेजर अहमद के इस खुद साख्ता ऑफिस आए, तो चेकिंग के बहाने उसका मोबाइल उससे ले लिया गया और उसमें एक बहुत वसी रेंज के हामिल जीपीएस ट्रेसिंग डिवाइस डालकर वापस कर दिया गया। अगर वो तुर्की चली जाए, तब ये डिवाइस उसके बहुत काम आएगा। जब वो अंदर आई और जिहान उससे मुखातिब हुआ, तो सबसे पहले उससे उसे यकीन दिलाया कि उस वीडियो को वो शहर के एक एक पंडित से निकलवा चुका है। ये सच था। कम से कम शादी के फंक्शन की वीडियो बनाने वाले जिस मूवी मेकर की ये हरकत थी, उससे पूछगिछ पे हर उस शख्स तक उनको रसाई दे दी थी जिसको उसने ये वीडियो दी थी। फिर भी वो जानता था कि अगर उन लोगों ने वीडियो मज़ीद आगे की हो, या लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली हो, या किसी भी दूसरी सूरत में कहीं ना कहीं वो वीडियो ज़रूर किसी कंप्यूटर में पड़ी होगी। लेकिन बाज़ बातें इंसान गैर इरादती तौर पे कह देता है, जैसे जब उसने बताया कि उसे सिर्फ सब्र न कर सकने के बायस मुलाकात का बहाना बनाया था, तो लम्हे भर को वो खुद भी हैरान रह गया। इन पिछले चंद दिनों में देखे जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त मनाजिर के बावजूद वो उस लड़की से बगैर किसी वजह के मिलना चाहता था, या फिर जो वजूहात उसके पास थी वो महज उसके करीब रहने का जवाब था। शायद हमार ठीक कहता है। फिर भी वो जानता था कि वो दोनों दो बहुत मुख्तलिफ से लोग कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। एक मुलाकात में उसने उस लड़की से चंद एक सवाल पूछे, जिन पे हस्बे आदत वो तब उठी। यहाँ तक कि जब वो उसे नसीहत करना चाह रहा था, उससे ठीक से जवाब भी नहीं दिया, ना ही उसकी बात में दिलचस्पी ली।
तब उससे वो सवाल किया जिससे वो शादी के बारे में उसकी तरजीहात जान सके। वो जानता था वो फ़ौरन इनकार कर देगी, मगर किस वजह की बिना पे। और जब उससे वजह बताई तो लम्हे पर वो खुद भी चौंक कर रह गया। वो जितने यकीन और इत्तेफाक से मेरा शोर कह रही थी, वो फिर से अपने बारे में बेयकीन होने लगा। ना चाहते हुए भी उससे फुरकान मामू के वो अल्फाज सुनाए जो उन्होंने मम्मी और अब्बा और उसकी पाकिस्तान वापसी के बारे में कहे थे। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो उसके अब्बा के बारे में कितना जानती है, मगर वो हस्बे आदत भड़क कर उठ गई। तब उससे अपने करीब रख के सुर्ख गुलाबों के बुके में कि आज उसे वाक़तन सफ़ेद गुलाब नहीं मिले थे, ना ही उसे तकतों की थी, एक नन्हा सा कार्ड लिख कर डाला। आने का शुक्रिया। कार्ड उससे फूलों के अंदर रख दिया। उसके साथी ने बाद में बाहर जाकर हया को फूल देने चाहे, मगर उससे तो उनको देखा तक नहीं और चली गई। वो जैसे बहुत गुस्से में थी। उन तमाम दिनों में ये पहला दिन था जब जिहान ने उस पर बहुत वक्त सर्व किया था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे इतना चौकस आदमी था कि उसे वक्त निकालना आता था। मगर अभी तक वो खुद से कह रहा था कि वो ये सिर्फ उसे स्कॉलरशिप लेने से रोकने के लिए कर रहा है। खुद भी नहीं समझ पाया कि अगर वो उसके सामने बैठी थी तो उससे हर बात कह दी स्वाय स्कॉलरशिप ना लेने के। वो उस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका। क्यों? शायद इसलिए कि उनकी गुफ्तगू जिस तल्ख मोड़ पे आके रुकी थी, उसके बाद उसको किसी काम से मना करने का मतलब था कि वो जानबूझकर वही काम करेगी। मगर वो एक दफ़ा फिर से कोशिश करना चाहता था। अगले 2 दिन वो अपने काम पैकअप करता रहा। उसका काम ठीक से नहीं हो पाया था क्योंकि मैडम सेकंड सेक्रेटरी वापस जा रही थी किसी मीटिंग के सिलसिले में। उसके पेशे में अक्सर ऐसा ही होता था। बहुत दिन बहुत सब्र तहम्मुल से किसी मालूमात के मिलने के इंतज़ार के बाद एकदम से नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। तीसरे रोज़ वो रात में फिर जना सुपरमार्केट के एक वीरान से चबूतरे पे उससे मिला था। दुनिया के हर हसास इदारे में सबसे ज़्यादा कदीम और किसी हद तक घिसा पिटा तरीका जो किसी भी शख्स का एहसान और इत्मीनान जीतने का बताया जाता था, वो यही था कि आप पहले अपने मतलूबा शख्स को किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाएं, फिर ऐन वक्त पे पहुंचकर खुद को हीरो साबित कर दें। अगर अगला शख्स अक्लमंद हुआ तो आपकी हरकत जान जाएगा और कभी भी आपका एहसानमंद नहीं होगा। उसे नहीं मालूम था कि वो कितनी अक्लमंद है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाई कि लड़के उसे किसके कहने पे सता रहे थे। उसे उस रोज़ वो ज़रा गायब दिमाग लगी थी, जैसे किसी बात पे उलझी हुई हो। वो अपने शौहर को ढूंढना चाह रही थी। आज फिर उसकी गुफ्तगू में शौहर का तस्करा था। वो अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने शौहर का इंतज़ार क्यों कर रही है, ताकि रिश्ता ख़त्म कर सके या फिर निभा सके। जो भी था वो मेजर अहमद का इम्प्रेशन उस पर बहुत अच्छा डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसे शक भी पड़े कि वो डॉली दरअसल मेजर अहमद है। चबूतरे पे जाने से कबल उससे चंद एक रस्मी फिक्रे रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्डिंग का टाइम लगा दिया था। एन वक्त होने पे हया का फ़ोन बज उठा। वो ये भी देखना चाहता था कि वो मेजर अहमद के एहसानमंद भी है या नहीं, मगर उससे आदत के मुताबिक पूरी बात सुने बगैर ही झिड़क कर फ़ोन रख दिया। वो मेजर अहमद को पसंद नहीं करती, वो जान गया था। फिर उसे वो गाड़ी वाला लड़का याद आता तो लगता वो वाकई जिहान से रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। शायद मेजर अहमद के सामने वो अपने शौहर का जिक्र सिर्फ धमकी के तौर पर कर रही थी ताकि वो उसे तंग न कर सके। जब वो जाने लगी तो उससे वही कहा जो वो कहना चाहता था। शायद उसकी बद्दुआ सुनकर वो रुक जाए। फिर वो चबूतरे की दीवार के हक में जाकर खड़ा हुआ था। तब भी उसे उम्मीद थी कि वो मुड़कर ज़रूर आएगी, ये देखने कि वो कौन है और कौन नहीं। मगर वो ज़रा सी रुकी, मुड़कर देखा और वापस आगे बढ़ गई। उसका ज़हन वाज़ेह तौर पर कहीं और उलझा था। जिहान का काम नहीं हो सका था। अब मज़ीद यहाँ ठहरना बेकार था। उसको अब वापस जाना था। 15 जनवरी को उसकी फ़्लाइट थी। उसके पास अब सिर्फ एक दिन था। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए उनसे बात कर लूँगा, वरना मुझे यकीन है तुम अब खुद नहीं चाहते कि वो रुक जाए। अगर ऐसा होता तो तुम उसके लिए कोई मौसर तरीका अपनाते, उनके पेपर वर्क में मसला करवाते, उनके वालिदैन को किसी तरह अप्रोच करके उन्हें पास रखने का कहते। मगर तुम जो भी कर रहे हो वो इसलिए नहीं है कि उनको रोक सको, बल्कि इसलिए है ताकि तुम हर दूसरे दिन उनसे मिलने या उनको देखने का मौका पैदा कर लो। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये रिश्ता निभाओ और ये कि वो ज़रूर तुर्की आएँ ताकि तुम उनको बेहतर तौर पे जान सको, मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामूओं का
खिलाफ जो अनाद भरा है वो तुम्हें ये रिश्ता तोड़ने पे उकसाता है। तुम खुद भी कंफ्यूज हो जिहान कि तुम्हें क्या करना है, मगर कभी कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए। इससे बहुत सी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। मगर वो अम्मा की ऐसी सारी बातें नज़रअंदाज कर रहा था। अब भी वो इसी बात पे कायम था कि वो अपनी बीवी को अपने करीब तुर्की में नहीं देखना चाहता, क्योंकि अब उसको रवानगी का हुक्म मिल चुका था और कल दोपहर में उसकी फ़्लाइट थी। सो वो एक आखिरी कोशिश आज के दिन करना चाहता था। हमाद को आज अपनी अम्मी और बहन एनी के साथ शॉपिंग पर जाना था। वो लोग उसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जिहान अपने अपार्टमेंट में पैकिंग कर रहा था। साथ में वो अपने ट्रेसर का स्टेटस ज़रूर चेक करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में थी, फिर पिंडी चली गई, शायद उससे वहाँ से कुछ उठाना हो, क्योंकि फिर वो वापस डिप्लोमेटिक इनक्लेव चली गई थी। अभी दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब जिहान ने उसे F7 की तरफ जाते देखा। कल रात भी वो जिना सुपर में थी, सो आज भी शायद वहीं जा रही थी। इस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक था। बहरहाल उससे हमाद से बात की। वो लोग F10 जा रहे थे, मगर चूंकि वो हयात से बात करने के लिए राजी था, इसलिए वो जिना सुपर चला आया। हमाद इस सब को एक इत्तेफाकिया मुलाकात की तरह प्लान करना चाह रहा था, चूंकि ये तय था कि वो उसे अपने मेजर अहमद होने का तासुर देगा। इसलिए ये गलत लगता इसलिए ये गलत लगता कि वो शख्स अपनी बदसूरती के बायस पहले उसके सामने नहीं आ रहा था। अब बिला मौशका मुलाकात पे राजी हो गया था। अपनी जॉब में वो अक्सर ऐसे इत्तेफाकिया मौके पैदा करते रहते थे। उनके नज़दीक वो लोग अहमक थे जो मौका मिलने का इंतज़ार किया करते थे। मौके ढूंढे नहीं, पैदा किए जाते हैं। अब एक बहुत मासूम से इत्तेफाक में वो एक ही दुकान में उसे टकरा जाता और यकीनन उसका आधा झुलसा चेहरा देखकर चौंकती। उसी पल एनी उसे अहमद भाई कहकर पुकारती। एनी को वो पहले ही समझा चुका था कि आज वो उसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को ये तासुर देना चाहता है कि उसका नाम हम्माद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई की इन मशकूक हरकतों की आदी थी। वो शाने उचकाकर राजी हो गई। जो भी था, अपने भाई की मदद करके उसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो किस जॉब में जाएंगी। हमाद ने वहीं से उसे फ़ोन किया था। वो इस वक्त अपना बैग पैक कर रहा था। वो जो सईद बुक बैंक वाला प्लाजा है, उसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना है। हाँ, मगर फिर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। उसके आसपास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिस पे सेल लगी हो। वो सोच सोच कर बोल रहा था। उसे इतने दिनों में एक चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था कि वो लड़की कपड़ों जूतों की बहुत शौकीन थी। हाँ, आगे एक जगह सेल लगी हुई है, तुम वहाँ जाओ, वो उधर ज़रूर आएगी। वो बहुत वसोक से बोला था। वो कपड़े तय करते हुए फिर उसी नेज पे सोचने लगा, क्या वो वाकई चाहता था कि वो ना जाए, या फिर बस उसकी हर पल खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था। जी हाँ, तुम कंफ्यूज हो। उससे खुद को सरसनिश की। पूरा घंटा भी नहीं गुजरा था जब हम्माद का दोबारा फ़ोन आया। वो लैपटॉप सामने रख के कुछ टाइप कर रहा था। हम्माद का नंबर फ़ोन पे देखकर एकदम उसका दिल बहुत उदास हुआ। लेकिन हम्माद ने उससे बात कर ली होगी और अब वो तुर्की नहीं आ रही होगी। उससे कॉल मौसूल की। अच्छी बेइज्जती करवाई आज तुमने मेरी। हम्माद एकदम शुरू हुआ। जेहान सीधा हो बैठा। वो सख्त गुस्से में उसको मलामत किए जा रहा था। मेरे भाई, हुआ क्या है? भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने अलानिया बताया कि मैं पिंकी बना सड़क पे गदागरी कर रहा था। लानत है मुझ पे, और लानत है उस दिन पे जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। उसने उसने कैसे पहचाना? जब उसके मुंह पे स्पर्श गिरा था तब भी उसे झटका लगा था, और अब भी ऐसा ही झटका लगा था। मेरे हाथ पे जो निशान है और उंगलियों पे जो उन्होंने उस दिन जख्म दिए थे, उन्हीं से उन्होंने पहचान लिया और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी। तो तुमने उससे बात नहीं की? मैं इस सारे हंगामे के बाद क्या बात करता? मैं तो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शॉपकीपर आ गया। उस दिन सानिया और मैंने यहीं से शॉपिंग की थी। वो हमें जानता था, बस शुक्र था कि उससे मेरा नाम नहीं लिया। मगर गुस्से से बोलते बोलते वो एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे कि मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि वो मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और उसे तुम्हारी मिसेज से लड़ते हुए भी मेरी हिदायत याद रखी। इससे बेहतर था मैं तुम्हें काम ना कहता। जिहान, एक मिनट, मुझसे बोल लो। खैर है, मगर खुद से झूठ मत बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम कभी उनको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल ज़रूर आए। इसीलिए इस बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश अखलाक बेगम है आपकी।
उसकी आखिरी बात पे वो बेख्तियार हंस दिया था। हमाद ठीक कहता था, उसे अपने अंदर की कन्फ्यूजन ख़त्म कर देनी चाहिए। वो उसके तुर्की आने से परेशान था, मगर नाखुश नहीं। उससे बिलाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने असाब पे हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी, मगर उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ दिल में अनाथ क्यों रखे। और शायद वो खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जिहान को उसका उस लड़के की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी न कभी वो उससे ये बात क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था।